नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, भारत की राजव्यवस्था के अंदर सीईटी 2024 के अंदर जो राजनीति विज्ञान के पोर्शन से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सब को लेके मैं चर्चा करने वाला हूं। भारत की राजव्यवस्था के अंदर सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे इसके अंदर जो दो परीक्षा होने वाली है, एक स्नातक स्तर की और एक आपके 10+2 के स्तर की जो परीक्षा होने वाली है। इसमें अलग अलग जो सिलेबस रखा गया है, सबसे पहले उस सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने। ये ग्रेजुएशन लेवल का आप सिलेबस देख पा रहे हैं। इसमें राजस्थान पर विशेष बल दिया गया है, लेकिन इससे पहले ये जो आप इकाइयां देख रहे हैं, इसके अंदर भारत की राजव्यवस्था के अंदर पूरा जोर दिया गया है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहां लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रकृति, यानी भारतीय संविधान की प्रकृति में आप लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं को शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद में दिए गए हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा दिया गया है, संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं, आपातकालीन प्रावधान। इससे आगे आते हैं तो जो टॉपिक दिया गया है संविधान सभा। सबसे पहले अपने चर्चा इसी से शुरू करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसके अंदर जो संविधान सभा थी वो किस प्रकार बनी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी डिस्कस करेंगे और भी आगे। इसमें आगे संविधान सभा के बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं के बारे में लिखा गया है कि यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद में जो आपके संसद का पोर्शन है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के बारे में पूछा जाएगा, संसद इसमें ही शामिल हो जाएगी। उसके बाद में आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में संघ और राज्य की जो कार्यपालिका है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में जो सीएजी है उसके बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके बारे में, लोकपाल देख पा रहे हैं आप लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। और उसके बाद में आपकी स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज, जिसके ऊपर विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान पर विशेष बल, और जो पंचायती राज व्यवस्था है और जो स्थानीय स्वशासन है, यहां से राजस्थान के ऊपर विशेष फोकस के साथ में क्वेश्चन उठने वाले हैं। उसके बाद में ये आप लोग इकाई देख रहे हैं जो पूरी आपके राजस्थान से संबंधित है, जिसमें आप राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देख पा रहे हैं। उसके बाद में जो यहाँ का राज्यपाल है, उसके बाद में मुख्यमंत्री है, राज्य की विधानसभा है, हाई कोर्ट है और राज्य का लोक सेवा आयोग है। उसके बाद में जिला की प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्य का मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है और राज्य का निर्वाचन आयोग है। और उसके बाद में राज्य के सूचना आयोग के बारे में आप लोग देख पा रहे हैं। ये सिलेबस रहेगा आपके ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें आपने पहला टॉपिक रहेगा वो संविधान सभा रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी चर्चा कर लूं, जो 10+2 का सिलेबस है, सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है, उसके अंदर आपका पूरा पोर्शन है जो उसको ऊपर पूर्णतः जोर दिया गया है, वो राजस्थान पे विशेष बल दिया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें भारतीय संविधान का जो पोर्शन है, भारत की जो राज व्यवस्था है, उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया है, बल्कि इसके अंदर राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं पहली इकाई के अंदर भारतीय संविधान की प्रकृति, यानी जिसको विशेषताओं के बारे में आप पूछ सकते हैं, ये शामिल किया गया है। उसके बाद में सीधा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी संविधान सभा का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो संविधान सभा इसमें अपने सेकेंडरी लेवल के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये टॉपिक है जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आने वाला है। वहां से कॉमन टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार, जो लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं राज व्यवस्था के उन सब में कवर करने वाले हैं। उसके बाद में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बाद में अपने इकाई शुरू होती है राजस्थान की, वो वहां से भी मिलती जुलती इकाई है, जिसमें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गए और उसके बाद में राज्य की विधानसभा होगी, उच्च न्यायालय हो गया जिसको हाई कोर्ट कह सकते हैं अपने, राजस्थान का लोक सेवा आयोग, ये वहां भी देखा था आपने ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी, वहां था राज्य निर्वाचन आयोग, सेम टॉपिक यहाँ है। उसके साथ साथ ये सारे टॉपिक्स आपके उसके अंदर रहने वाले हैं। तो
राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी रहेगी इन सब से रिलेटेड, वो संभवतः कोशिश यही करेंगे कि आपके सहयोग से और ज़्यादा बेहतर हो और आपको ग्रेजुएशन लेवल के साथ साथ जो सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो बेहतर तरीके से आप डील कर पाएं, उनको हल कर पाएं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। चलते हैं अपने आज के टॉपिक्स की तरफ। और आज का जो टॉपिक अपने रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है संविधान सभा। संविधान सभा टॉपिक आज अपने रहने वाला है। सबसे पहले थोड़ी अपने चर्चा करें संविधान सभा के लिए किस प्रकार भारतीयों द्वारा समय समय पर मांग उठाई गई, उसके साथ में जुड़ना जरूरी है आप सभी का। तो संविधान सभा के लिए अगर आपको मैं ये कहूं कि उसके लिए अपने प्रथम दृष्टया भारत के अंदर देखें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बिल प्रस्तुत किया गया था 1895 के अंदर। 1895 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक या स्वराज बिल जिसको कहते हैं अपने। इसके अंदर हमें भारतीय संविधान के बारे में प्रथम दर्शन देखने को मिलते हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से भी जाना जाता है। यानी संविधान सभा के अंदर हमें पहले दर्शन देखने को मिलते हैं। संविधान सभा की तरफ पहली मांग जो हमें भारतीयों द्वारा उठाई गई दिखती है वो दिखती है बाल गंगाधर तिलक के 1895 के अंदर एक बिल लाया गया था स्वराज विधेयक। उसके अंदर जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल भी कहा गया है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में गांधी जी का एक भाषण होता है। इसके कुछ समय के बाद में गांधी जी अपने एक भाषण के अंदर 1922 के अंदर गांधी जी एक भाषण देते हैं। महात्मा गांधी के एक भाषण के अंदर महात्मा गांधी के भाषण के अंदर, और ये भाषण दिया था 1922 के अंदर, गांधी जी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो अंग्रेजों का एक उपहार नहीं होगा। क्या कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान एक उपहार नहीं होगा बल्कि भारतीयों की क्या होगी, वो अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, ऐसा कहा था गांधी जी ने। और उसके बाद में अपने देखने को मिलता है कि 1922 में महात्मा गांधी के भाषण से इसमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद में 1928 के अंदर साइमन कमीशन के बाद में साइमन कमीशन एक रिपोर्ट मांगता है तो उसकी रिपोर्ट आती है मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट। जो 1928 में आई थी, उस नेहरू रिपोर्ट में आप सभी को इसकी दिशा में एक कदम और दिखाई देता है संविधान की तरफ। इसके बाद में मांग उठती है 1934 की तरफ। 1934 में चलते हैं अपने। 1934 में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था एम एन रॉय। 1934 के अंदर एम एन रॉय मांग उठाते हैं और ये मांग कैसी थी, ये सामूहिक मांग नहीं थी बल्कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग थी, इसलिए इसकी तरफ भी ध्यान नहीं गया अंग्रेजों का। फिर 1934 के अंदर ही ये तीन
आप लोगों ने देखा होगा 1895 के अंदर स्वराज विधेयक के अंदर पहले अपने दर्शन देखने को मिलते हैं, संविधान की तरफ बढ़ते कदम मिलते हैं अपने। उसके बाद में महात्मा गांधी के एक भाषण के अंदर गांधी जी कहते हैं कि ये अंग्रेजों का उपहार नहीं बल्कि भारतीयों की एक अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। उसके बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट में संविधान की मांग की गई, लेकिन उसके बाद में 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा व्यक्तिगत मांग की गई जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। 1934 में ही कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस में उस समय एक बड़ा संगठन था, एक संघ था, वो एक मांग उठाती है, एक आधिकारिक मांग करती है कांग्रेस, और ये मांग किसके द्वारा की गई? ये की गई कांग्रेस के द्वारा। 1934 में कांग्रेस द्वारा अपने प्लेटफॉर्म से आधिकारिक मांग के द्वारा संविधान की निर्माण की मांग की गई, और उसके बाद में कांग्रेस ने ही फिर वापस मांग उठाई। वो मांग उठाई उन्होंने 1938 के अधिवेशन के अंदर। 1938 का एक चर्चित अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसका नाम है हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा अधिवेशन, इस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस के साथी थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि भारतीय संविधान सभा, उसका जो चुनाव है या उसका जो चयन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का निर्माण होगा। ब्रिटिश शासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया। थोड़े समय के बाद में ब्रिटिश शासन के थोड़ा अमल में आता है कि भारतीय लगातार मांग कर रहे हैं संविधान की, तो वो एक बिल प्रस्तुत करते हैं 1940 के अंदर। एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम था जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। याद कर लेना, पहला ऐसा प्रस्ताव है ब्रिटिश सरकार द्वारा जिसने ये कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसके अंदर यह कहा गया भारतीय संविधान का निर्माण, एक सेकंड, भारतीय संविधान का निर्माण कौन करेंगे? भारतवासी करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कौन करेंगे? भारतवासी करेंगे। लेकिन एक बात साफ साफ यहां मैं बता दूं, इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर कहीं भी संविधान सभा का उल्लेख नहीं किया गया। केवल और केवल यह कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतवासी करेंगे। इसमें संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। तो भारतीयों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से कर दिया मना कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। उसके बाद में 1942 के अंदर 1934, 38, 40 और उसके 2 साल बाद में 40 के 2 साल बाद यानी 1942 के अंदर ब्रिटिश सरकार लेके आती है एक और प्रस्ताव जिसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव, या जिसको क्रिप्स मिशन भी कहते हैं, कई इस प्रकार से भी लिखते हैं। और
ऐसा भी लिखा हुआ है। क्रिप्स मिशन लेके आती है 1942 के अंदर, जिसके अंदर यह कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होगी। लेकिन हुआ ये 1942 के अंदर इस प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया। किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं करते हैं, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। किसका? क्रिप्स प्रस्ताव का। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो स्वाभाविक सी बात थी, यह बिल भी भारतीयों द्वारा पसंद नहीं किया गया। तो उसके बाद में समय आता है, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो 1945 के अंदर जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद में ब्रिटेन के अंदर होते हैं आम चुनाव, और आम चुनाव के अंदर वहां की सरकार बदलती है और क्लाइमेट एटली की सरकार बनती है। सरकार बनती है 1945 के बाद में क्लाइमेट एटली सरकार। इस क्लाइमेट एटली सरकार के द्वारा भारत के अंदर एक डेलीगेशन भेजा गया, एक 3 सदस्यीय दल भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्यीय दल भेजा गया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए, इसको याद करना है आप सभी ने। यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था, भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था, वो इसी कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इसके साथ साथ में इनके एक सदस्य और थे, 3 सदस्य थे ये। एक सदस्य का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और एक का नाम था, यहां लिख देता हूं मैं, इस तरफ, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यों का दल था जो भारत आया, और उसमें स्वीकार किया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। लेकिन एक चीज आपको यहां याद रखनी है कि यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सदस्य था जो कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। तो 3 ये नाम देके, चौथा और कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो आपको ये 3 नाम ध्यान रखने हैं। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष थे। और 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और एक थे एवी अलेक्जेंडर। इन्होंने कहा, इन्होंने मुख्य बातें कही, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन की मुख्य बातें क्या क्या थी। किसकी? कैबिनेट मिशन की। इसके अंदर यह कहा गया, सबसे पहले तो यह कहा गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। यह मांग उन्होंने स्वीकार कर ली, भारत के लिए एक संविधान सभा होगी।
भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ इनकार कर दिया कि हम किसी भी प्रकार के पाकिस्तान के समर्थन में नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। तो मुस्लिम लीग इसका भी बहिष्कार करेगी, साफ सी बात है। लेकिन इसके अंदर एक बात यह कही गई और इसके अंदर यह कहा गया कि भारत की जनसंख्या उस समय यह आंकी गई लगभग 40 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी आंकी गई? 40 करोड़ आंकी गई। और उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य का चयन होगा। निर्वाचन या मनोनयन वो प्रक्रिया बाद पे डिपेंड करती है। 10 लाख पर एक सदस्य किसके लिए चुना जाएगा? संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। तो इस प्रकार लगभग 40 करोड़ नापी गई या आंका गया कि 40 करोड़ भारत की जनसंख्या है। तो उस हिसाब से कुल सदस्य संख्या जो सामने निकल के आई कि संविधान सभा के लिए कितने सदस्य होंगे, तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा के लिए 389 सदस्य होंगे, 389 मेंबर्स होंगे। 389 सदस्यों का चयन किस प्रकार से होगा? उस समय भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया। 2 हिस्से कौन से? एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देसी रियासत। देसी रियासत का मतलब जहां राजाओं का शासन था। अब इनमें संख्या किस प्रकार से आंकी गई? तो यहां भी 2 भाग किए गए। एक 292 सदस्य कहा गया ब्रिटिश प्रांत से होंगे और साथ ही साथ चार सदस्य वो भी ब्रिटिश प्रांत से होंगे। लेकिन ये 4 सदस्य कौन से होंगे? ये 4 सदस्य होंगे जो चीफ कमिश्नर इलाका है, जो चीफ कमिश्नर के द्वारा संचालित एरिया है, वहां से 4 सदस्य शामिल किए जाएंगे संविधान सभा के अंदर। तो ये 4 कौन से प्रांत थे जो चीफ कमिश्नर के अंदर संचालित थे? एक था अपने राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा था पाकिस्तान के अंदर, वर्तमान पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान नहीं था, उस समय उसका नाम था पाकिस्तान के सरहद पर लगता हुआ इलाका जिसका नाम था बलूचिस्तान। ये भी था जो चीफ कमिश्नर के द्वारा संचालित होता था। तीसरा था कर्नाटक के अंदर कुर्ग, और एक और था अजमेर मेरवाड़ा बलूचिस्तान कुर्ग, और एक और था इसके अंदर अजमेर मेरवाड़ा बलूचिस्तान कुर्ग और दिल्ली। ये 4 ऐसे एरिया थे जहां से ब्रिटिश प्रांत के अंदर जो चीफ कमिश्नर थे वहां से 4 सदस्य आने थे। ब्रिटिश प्रांत के अंदर जो 11 प्रांत आते थे उनसे 292 सदस्यों का चयन होना था, और देसी रियासतों से 93 सदस्यों का चयन होना था। यानी 93 सदस्य संविधान सभा के अंदर शामिल किए जाने थे। देसी रियासतों से 93 सदस्य संविधान सभा के अंदर शामिल होने थे। उसके बाद में संविधान सभा के अंदर उनके लिए चुनाव होते हैं। संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव होने के बाद में नतीजे उनके सामने आते हैं। तो जब नतीजे निकल के आते हैं तो परिणाम यह निकलता है, चुनाव होते हैं जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त के अंदर चुनाव होते हैं 1946 के अंदर चुनाव होते हैं। चुनाव के अंदर नतीजे ये निकलते हैं कि
8 सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती है। 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है। और 15 अन्य छोटे दलों को सीटें प्राप्त होती है। तो ये हो गए 296 टोटल। इन सब का टोटल देखोगे तो आप 296 निकल के आएगा। 296 सदस्यों का क्या हो गया? निर्वाचन हो गया। यह निर्वाचन कैसा था? यह निर्वाचन था अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और उसके साथ साथ और कितनी सीटें बचती हैं? तो इसमें बचती हैं 93 सीटें। ये किसके पास में थी? ये देशी रियासतों के पास में थी। लेकिन जैसे ही संविधान सभा की पहली बैठक होती है, पहली बैठक कब होती है? याद रखना है आपको, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक की अध्यक्षता की जाती है, यानी उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को इसका बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन यहां यह होता है कि इस बैठक के अंदर केवल और केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्य ही उपस्थित हुए। अब एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जब सदस्य संख्या 389 है और पहली जो बैठक हो रही है उसमें आप लोग देख पा रहे हैं केवल और केवल 207 सदस्य ही पहुंच रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पहली बैठक हुई थी उसका मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। पहली बात तो ये एक बड़ा कारण इसका ये था कि इससे मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग रखा। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, यह सबसे बड़ा कारण था। दूसरा इसका कारण था कि जो देशी रियासतें थी वो अपना भविष्य तय नहीं कर पाई थी कि उनको किनके साथ शामिल होना है। तो 93 अंकों का एक बड़ा आंकड़ा इसमें शामिल नहीं हो पाया, तो इस कारण से 207 सदस्य ही वहां पर शामिल हो पाए। देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हो पाई, तो इस कारण से पहली जो बैठक थी उसमें 207 सदस्य उपस्थित हुए। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो पहला अधिवेशन होता है उस पहले अधिवेशन के अंदर 211 सदस्यों ने भाग लिया। यह अलग फैक्ट है। पहली बैठक के अंदर भाग लेते हैं वो 208 सदस्य हैं। दो 207 सदस्य हैं, 8 नहीं 7 सदस्य हैं। लेकिन जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन होता है उसके अंदर 211 सदस्य शामिल रहते हैं। ये पहले अधिवेशन की बात हो रही है, बैठक की बात नहीं हो पा रही। ये यहां अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन जो संविधान सभा का हुआ था। प्रथम अधिवेशन के अंदर 211 सदस्यों ने भाग लिया था। एक बात और नोट कर लेना आप लोग कि जो 207 सदस्य उपस्थित हुए थे इनमें 9 महिलाओं ने पहली बैठक में भाग लिया था। 9 महिला
संविधान सभा की सदस्य थी, उन्होंने इसमें भाग लिया था। ये आंकड़े आपको याद करने हैं क्योंकि संविधान सभा के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट्स को लेकर ही आते हैं। ये पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया। तो मुस्लिम लीग जब बहिष्कार करती है तो चर्चिल एक स्टेटमेंट देते हैं। चर्चिल ये कहते हैं कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्योंकि दुल्हन किसे कहा गया, मुस्लिम लीग को कहा गया कि इसकी दुल्हन गायब है, ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। उसके बाद में इसकी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को आगामी बैठक की जाती है जिसके अंदर इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं। एक उपाध्यक्ष चुना जाता है HC मुखर्जी को और दूसरा देशी रियासतों से चुना जाता है TT कृष्णमाचारी को। ये देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन्हें चुना जाता है स्थायी अध्यक्ष। इसके साथ साथ BN राव, BN राव को चुना जाता है संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, इन्होंने एक प्रारूप तैयार किया था संविधान निर्माण से पहले। BN राव को चुना जाता है संवैधानिक सलाहकार। इसके बाद में संवैधानिक सलाहकार चुनने के बाद में आगामी जो बैठक होती है वो बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव रखते हैं जिसका नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के अंदर एक बहुत अहम प्रस्ताव रखा जाता है जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। इसके साथ साथ आप लोग ये देखेंगे कि इतनी बैठकें हो रही थी। इसके साथ साथ संविधान सभा के बारे में आपको और बताऊं मैं, तो जो संविधान सभा थी उसके अंदर जो कुल महिलाएं थी, संविधान सभा के लिए कुल 15 महिलाओं का, कुल 15 महिला संविधान सभा के अंदर चुनी गई। 15 महिला संविधान सभा में चुनी गई। ये फैक्ट छूट गया था पीछे। इसमें नाम याद रखने हैं आपको। पहला नाम याद रखना है आपको बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल ये थी एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला। इसके बाद में एक नाम और याद रखना है आपको, नाम याद रखना है आपको एनी मस्करीनी। कई जगह मस्करीन भी लिखा आ रहा है, कई जगह मस्करीनी लिखा आ रहा है। ये एकमात्र महिला थी जो देशी रियासतों से चुनी गई थी। देशी रियासतों से
एकमात्र महिला। ये चीजें आपने याद रखनी है। एक नाम और है इसमें, तीसरा, कई जगह दक्ष यनी भी लिखा है, कई जगह दक्ष इनी भी लिखा है, वेलायुधन। कई जगह धन लगा है। ये एकमात्र दलित महिला थी, एकमात्र, ये धन नहीं लगेगा यहां पे, एकमात्र दलित महिला। ये चीजें आपको याद करनी है। फैक्चुअल चीजें हैं आपके सामने संविधान सभा के अंदर, बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, यही याद करने आपको, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखें तो अपने क्या कुछ पढ़ा है आज, अपने पीछे चलते हैं, रिवाइज करते हैं एक दफा। ये यहां से स्टार्ट किया था अपने पहली क्लास को आज। इसके अंदर अपने पढ़ा था कि संविधान सभा की जो पहली मांग के दर्शन होते हैं वो हमें होते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो 1895 के अंदर स्वराज विधेयक लाया गया था, उसके अंदर दर्शन होते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसकी अगली जो मांग है वो उठाई गई थी 1922 के अंदर। महात्मा गांधी के अंदर एक भाषण होता है उसके अंदर, जिसके अंदर ये कहते हैं कि संविधान सभा अंग्रेजों का एक उपहार नहीं होगा, बल्कि भारतीयों के अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। उसके बाद में 1928 के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट आती है उसमें संविधान सभा का जिक्र किया गया। उसके बाद में 1934 के अंदर एमएन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा व्यक्तिगत मांग उठाई गई। यहाँ ये मांग कैसी थी? ये मांग थी व्यक्तिगत मांग, यानी एक अकेले व्यक्ति की मांग थी, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि 1934 के अंदर ही कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस अपने संगठन से यह मांग उठाती है, उसकी आधिकारिक मांग करती है कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इसकी मांग को लेके और पुरजोर दम लगाती है। उसके बाद में 1938 के अंदर कांग्रेस का हरिपुरा के अंदर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे होते हैं, और वहां पर जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि जो संविधान सभा का चयन है, संविधान सभा का जो निर्माण है वो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। एक चीज और याद रखनी है आपको कि इसी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, इस मांग को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 के अंदर एक प्रस्ताव लेके आती है। सरकार द्वारा पहली मांग को स्वीकार करने का काम किया जाता है, जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव, जिसके अंदर यह कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतवासी करेंगे। कौन करेंगे? भारत के संविधान का निर्माण भारतवासी करेंगे। लेकिन एक बात याद यहां रखनी है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतवासी करेंगे, लेकिन संविधान सभा का कहीं जिक्र इसमें नहीं किया गया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि 1942 के अंदर जो ब्रिटिश सरकार है वो एक मिशन लेके आती है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। उसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, उसमें संविधान को स्वीकार किया गया था, यहां संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। लेकिन मुस्लिम लीग इस 1942 के क्रिप्स मिशन का करती है बहिष्कार, और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे ही आम चुनाव होते हैं ब्रिटेन के अंदर, वहां सरकार बदलती है, क्लाइमेट एटली की सरकार आती है, वो भारत के अंदर कैबिनेट मिशन का एक दल भेजती है जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और उसके अंदर सदस्य होते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यों के द्वारा भारत के सामने प्रस्ताव रखे जाते हैं, जिसकी मुख्य बातें ये थी कि जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, और उन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने आंकड़ा दिया था कि इस संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य होंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ मानी थी, और प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य संविधान सभा के अंदर जाएगा। ब्रिटिश प्रांत से 292 प्लस 4 सदस्य यानी 296 सदस्यों का चयन होना था, और साथ ही साथ देशी रियासतों से 93 सदस्यों का चयन होना था। इनका चयन होना था वो
निर्वाचन के द्वारा होता था, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, जबकि देशी रियासतों से मनोनीत होना था 93 सदस्यों का चयन। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जुलाई और अगस्त 1946 के अंदर चुनाव होते हैं, जिसके अंदर रिजल्ट के अंदर 208 सीटें कांग्रेस को मिलती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है और साथ ही साथ 15 सीटें हैं वो अन्य दलों को प्राप्त होती है और 93 जो देशी रियासतों के पास में थी वो सीटें वो रहती है। इसकी पहली बैठक होती है। पहली बैठक के अंदर 9 दिसंबर 1946 के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और इसके अंदर 207 सदस्य उपस्थित होते हैं। 207 सदस्य इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। साथ ही साथ 93 जो देशी रियासतें थी वो अपना भविष्य तय नहीं कर पाई थी कि हमें किस तरफ जाना है। साथ ही इसमें 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था संविधान का प्रथम अधिवेशन, उसके अंदर 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ये दो आंकड़े हैं, 207 सदस्यों ने बैठक के अंदर भाग लिया, प्रथम अधिवेशन के अंदर 211 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसकी जो अगली बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। साथ ही साथ एच.जी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, यहां मैं लिख देता हूं, ये 2 उपाध्यक्ष थे, 2 थे उपाध्यक्ष, दोनों ही उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी। ये देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये भी उपाध्यक्ष थे और इधर ये भी उपाध्यक्ष थे। इसके साथ साथ बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है और ये एक प्रारूप तैयार करते हैं, भारतीय संविधान का खाका तैयार करते हैं। इसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर बहुत सारी बातें थी कि भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या उद्देश्य शामिल रहेंगे। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना बनता है। लेकिन एक चीज और है, आपको बता दूं कि पहली जो बैठक हुई थी या जो संविधान सभा थी उसके अंदर पहली बैठक में तो 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन जो संविधान सभा थी उसके अंदर कुल 15 महिला सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई थी, चयन हुआ था, जिसमें यह था कि पहली एक नाम याद रखना है आपको, बेगम एजाज रसूल का, जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इसके साथ साथ दूसरी महिला का नाम याद रखना है आपको, एनी मस्करीनी। कई जगह एनी मस्करीन भी लिखा रहा है, वो देशी रियासतों से एकमात्र महिला थी। और इसके साथ साथ एक नाम और याद रखना है आपको, दक्षयनी या दक्षयिनी वेलायुद्दीन, जो एकमात्र दलित महिला थी। आज के लिए इतना ही। आगामी हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी फैक्ट्स बच गए हैं, जिसमें प्रारूप समिति हैं, अन्य समितियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको लेके आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।